हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग फंडामेंटल की क्लास पढ़ रहे थे। तो बेसिकली आज की क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था। और आज हम लोग फंडामेंटल राइट को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है। फंडामेंटल राइट सबसे बड़ा टॉपिक था और सबसे इंपॉर्टेंट भी था। बाकी जो टॉपिक है वो एक एक दो दो क्लासेस में खत्म होने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग 24 फंडामेंटल राइट 24 तक पढ़ चुके हैं। 12 से लेकर 24 तक मैं एक एक की रिवीजन करवा चुका हूँ। सो आज हम बात करेंगे 24 के आगे की। तो राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, 3 हो गए। अब हम बात करेंगे राइट टू रिलीजन की या रिलीजन फ्रीडम की बात करेंगे। ये इसका आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28 तक। इट मीन्स कि 25, 26, 27 एंड 28 किसकी बात करता है? ये राइट टू रिलीजन की बात करता है। अगर गलती से एग्जाम में आ जाता है, कुछ भी रिलीजन के रिगार्डिंग पूछा जाता है एंड सपोज दैट कि आपको याद नहीं है कि आर्टिकल कौन सा पर्टिकुलर, बट एक आइडिया होना चाहिए कि 25 से 28 तक हम लोग बात करते हैं रिलीजन की। तो इसी के बीच में जो ऑप्शन एक दिखे तो आंसर लगा सकते हो। बाकी जब भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, वो ऑप्शन बिल्कुल क्लोज देता है। इसलिए आपको फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा अगर आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करी होगी तो। ठीक है, चलिए ये ऊपर वाली लाइन को मैं काट देता हूँ फिलहाल। चलिए आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये क्या बात करता है? आप अपने रिलीजन को मतलब प्रोपोगेशन कर सकते हो, मतलब फैला सकते हो, ये आपको राइट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 26 की बात करें, ये क्या बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो आप अपने रिलीजियस जो अफेयर है, जो आपके रिलीजन के रिलेटेड जो मैटर हैं, उसको आप लोग मैनेज करने का आपके पास फ्रीडम है। जैसे भी अपना रिलीजन के हिसाब से आप चलाते हो चला सकते हो। आर्टिकल 27 की बात करें, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो टैक्स की बात करता है इसमें, बेसिकल टैक्स की। और अगर 28 की बात करें तो फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रैलीज वर्कशॉप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये हम एक एक पढ़ेंगे कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे अपना लेक्चर्स इसके रिगार्डिंग दे सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो किसी को रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सेप्शन पे होते हैं और क्या क्या हो सकता है ये हम एक एक पढ़ेंगे। ये है आपका जो बुक में लिखा होता है। आप जो बुक्स पढ़ते हो इतना ही लिखा होता है, इसको समझना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग एक एक आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो एज आप लोगों को चीज़ों को डिफाइन कर पाओ और चीज़ों को याद रख पाओ एक्चुअली में क्या है ये। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आपने 4 आर्टिकल फिलहाल देखे होंगे। अभी हम पढ़ते हैं एक एक और आपको मैं वापस घूम के यहीं पे आता हूँ, फिर आपको इसका कंप्लीट मीनिंग समझ आएगी हर एक चीज़ की। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 25 से। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्युलरिज्म। इंडिया कैसा है, इंडिया का नेचर कैसा है? सेक्युलरिज्म में मैंने बताया था आपको ये, जब मैंने आपको प्रेम्बल पढ़ाया था। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया में हर एक धर्म क्या है? इक्वल बिफोर लॉ है। मतलब इंडिया किसी धर्म की कंट्री नहीं है। इंडिया में हर एक धर्म का इक्वल, सबके लिए इक्वल कानून है, सबके लिए सेम है। एवरी रिलीजन इक्वल बिफोर लॉ। तो लॉ के सामने हर एक रिलीजन इक्वल है। इसका मतलब ये भी होता है कि नो रिलेशन ऑफ रिलीजन एंड कंट्री। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड कंट्री। एंड ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकली, अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकल सोचें, तो आपको पता है ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब इंडिया में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि इंडिया में रिलीजन का थोड़ा ना कोई महत्व होता है। लोग इनको थोड़ा सा अप्रोच भी करते हैं और इवन की पॉलिटिशियन में ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होता है पॉलिटिशियन का भी। और इंडिया में भी आपको पता है कि रिलीजन का होता है। जिस एरिया में जो रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे उनका थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि बोल सकते हैं एक तरह का डोमिनेशन होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या बात करता है इनडायरेक्टली आपको मैं समझाऊं। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हो, फ्री हो आप उसके लिए। आप चाहे तो किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, अपने धर्म के बारे में पढ़ा सकते हो। लेकिन इसके भी लिमिटेशन होते हैं। सबसे पहले तो इनके जो मैं लिमिटेशन बताता हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप हर जगह ये काम कर सकते हो। लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है। जो भी वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर होगा उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मोरालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए।
तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये आर्टिकल 25 का फ़ायदा ले सकते हो। इसका बेनिफिट होता है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप पब्लिक ऑर्डर वहाँ पे नहीं ध्यान में रखना पड़ेगा, मोरालिटी को ध्यान में रखना है, हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हेल्थ कैसे, जैसे हेल्थ में अभी कोरोना चला था, अभी कोरोना हुआ था, आप मान लो अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने मस्जिद खोल दी, मंदिर खोल दिए, तो वो क्या है, एक रिलीजन का राइट है, फ्रीडम है। लेकिन हेल्थ को लेके जब कोरोना आया था, अभी कोविड आया था, तो उस केस में आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ बंद करवा दिए गए थे, है ना? क्यों? क्योंकि हेल्थ के केस में ये चीजें थोड़ी सी लिमिटेशन इसकी हो जाती है। अब उस एरिया में मान लीजिए कोई पब्लिक ऑर्डर है, वहां पे पहले ही दंगे की हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेके हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह को लेके आपस में दंगे हो रहे हैं, उसमें जो पब्लिक ऑर्डर निकाला गया अगर उसको इफेक्ट होता है तो भी ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, बाकी आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, नो फोर्सली कन्वर्ट रिलीजन। इंडिया में किसी को फोर्सली आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते रिलीजन। मान लीजिए आपकी कोई भी एक रिलीजन है, आप दूसरे रिलीजन को क्या, वहां पे आपका डोमिनेशन है, लेकिन आप फोर्सली वहां से नहीं करवा सकते कि उसको रिलीजन चेंज नहीं करवा सकते जब तक वो विलिंग नहीं करेगा तो। और सेकुलरिज्म आपको पता है ये क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको मैंने बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा, केशव नंदा केस के बाद दिस इज क्लियरली मेंशन दैट कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, किसमें, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी। और बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करेगा आपका, और सॉरी वो आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे केस आते चलेंगे और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती चलेगी। जैसे सेकुलरिज्म क्या हुआ था, एसआर बॉम्बे केस आया था, उसके बाद इसको बोला गया था कि जो सेकुलरिज्म है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक चीज और होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए, नो सिंग नेशनल एंथम। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा है, खड़ा होना ये तो बोला जाता है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें नेशनल एंथम नहीं गाना, ठीक है, नहीं गाना, तो आप नहीं गाओगे, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, आप चुप रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी एक केस आया था, ये केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको गाना ही पड़े, अगर आप चाहते हो कि नहीं गाना तो आप शांति से खड़े रहिए, मत गाइए। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं होता है, बेसिकली ये एक सिटीजन की ड्यूटी बोला जाता है, जिस इस ड्यूटी का मतलब होता है कि आपको खुद से इंडियन सिटीजन हो, कुछ चीजें आपको खुद से भी देश प्रेम होना चाहिए, आपको खुद से भी करनी चाहिए, जिसको मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते। जैसे नेशनल एंथम कहीं भी बजता है तो आपको आना चाहिए, आपको गाना चाहिए वहां पे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं गाना चाहता तो कोई फोर्सली आपको नहीं बोल सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको। अगर कोई बोला जाए कि नेशनल एंथम सिंग करना, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है कि आप चाहे तो नहीं भी गा सकते और गा भी सकते हो, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो अगर आप नहीं गाते, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ठीक है, बाकी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें नो राइट, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, नो राइट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जैसे आप देखते हो रिलीजियस सॉन्ग बजते हैं, कभी मंदिर में या गुरुद्वारे में या कभी मस्जिद में बहुत जोर से स्पीकर लगाए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सीधा सीधा कहता है कि ये कोई नॉइज पोल्यूशन फैलाना आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नॉइज पोल्यूशन फैलाना आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ऐसा होता है, लेकिन मतलब कि अगर मान लीजिए आप मस्जिद में या मंदिर में या गुरुद्वारे में या कहीं भी चर्च में पूरी रात लाउडली आप स्पीकर लगाते हो, जिससे लोगों का क्या हो रहा है, नींद खराब हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि राइट टू स्लीप आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी प्राइवेसी में आता है। हाँ, बाकी भाईचारे में ये चलता है, ठीक है, कहीं भी मंदिर में भजन चलते हैं तो ये सब कुछ चलता है, ठीक है, मस्जिद में
आपका नमाज पढ़ा जाता है लाउडली, तो ये चलता है, ये अपने लेवल पे होता है। अदरवाइज आपका ये राइट नहीं है कि आप नॉइज पोल्यूशन आप नहीं फैला सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि यार रिलीजियस सॉन्ग लाउडली बजाए जा सकते हैं एरिया में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट साफ साफ है कि नॉइज पोल्यूशन आप नहीं फैला सकते, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसका मतलब कोई मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी ने बहुत जोर से स्पीकर लगाए हैं किसी घर में शादी है मोहल्ले में, और वो जानबूझ के 10-15 दिन से लगातार स्पीकर आवाज में चला रहा है, और मेरे मान लो एग्जाम है, तो मैं चाहूँ तो कंप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो नॉइज पोल्यूशन फैलाए। ठीक है, और रात के टाइम आपको पता है वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप किसी की नींद खराब नहीं कर सकते, ये भी आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर फंडामेंटल राइट होता है। तो ये है आर्टिकल 25 का थोड़ी मोटी मोटी बात है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको लिमिटेशन भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ का पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ की बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। मैंने हेल्थ में एग्जांपल दिया, कोविड के केस में। रिलीजन के लिए देखो, आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ बंद कर दिया गया था। आप किसी को फोर्सली कन्वर्ट नहीं करवा सकते रिलीजन। उसके बाद नेशनल एंथम नहीं गाना आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप नेशनल एंथम नहीं गाना चाहते तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नो राइट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन का कोई राइट नहीं है। ये रिलीजियस सॉन्ग या कुछ भी चलते हैं तो इसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 25 का फर्स्ट और सेकंड क्लॉज अलग अलग क्या क्या कहता है, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि नोट्स में भी ऐड हो जाए। आर्टिकल 25 का फर्स्ट और 25 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, ये साफ साफ कहता है नो वेपन यूज। अगर आप कोई भी रिलीजन से कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन इसमें कहीं भी वेपन रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि जैसे सिख धर्म में आप देखो, वो कृपान वगैरह की रिपान होती है ना, जो छोटी सी तलवार टाइप, वो रख सकते हैं। वो क्या है, वो रख सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो बीच में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन को आप प्रोपोगेशन कर रहे हो, कोई भी अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे हो, लेकिन आप लोग वेपन यूज नहीं कर सकते। तो ये है आपका आर्टिकल 25, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी धर्म को प्रचार कर सकते हो किसी भी धर्म का, लेकिन 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने ये 2-3 पॉइंट बताए आपको। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 का फर्स्ट और सेकंड क्लॉज यही कहता है कि आप लोग वेपन भी यूज नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल 25। आई होप कि आपको आर्टिकल 25 क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, डेट इज आर्टिकल नंबर 26। ये आपका हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 26 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, देखो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, आपके पास फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अपने जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं, जो भी रिलीजियस, इसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। कोई आपके ऊपर फोर्सली कुछ बोल नहीं सकता, आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकता। लेकिन इसके भी लिमिटेशन आपको याद होने चाहिए आपको। लिमिटेशन इसके क्या है, लिमिटेशन इसके भी यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का और हेल्थ का। अगर इनके ऊपर बात आएगी तो ये भी, इसके भी लिमिटेशन हो जाते हैं। तो बाकी इसमें खास कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 27 की बात कर लेते हैं, उसमें भी क्या है, देखो आर्टिकल 27 क्या है। देखिए आगे क्या है, आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है। 27 कहता है कि आपके ऊपर देखो बेसिकली ये कि टैक्स नहीं लगता। जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं, रिलीजियस चीज़ों में टैक्स नहीं लगता। आप कोई भी ट्रस्ट बनाते हो, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर बात हो रही है किसकी, रिलीजन की। इसमें आपको पूछा जाए क्या टैक्स लगता है, तो आपको आंसर देना टैक्स नहीं लगता, कोई भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। हाँ, एक चीज़ होती है कि फ़ी ली जा सकती है, फ़ी आपकी ली जा सकती है। जैसे आप 10-20 का एंट्री टिकट रख देते हो। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप बोल सकते हो एंट्री टिकट, कोई भी मंदिर के अंदर जाने के लिए या कहीं भी गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए हो सकता है कि एंट्री फ़ी रखी गई हो। ठीक है, एंट्री फ़ी रखी हो 10, 20, 50 हो, जितना भी वो ट्रस्ट डिफाइन करता है, जो भी उनका ओनर होंगे, जो भी डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो रिलीजियस
चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, फ्रीडम आपके पास एज टू पेमेंट आर टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप रिलीजन के रिलेटेड कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं जो कुछ भी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हाँ, फी रखी जा सकती है वहाँ पे, वो फी ले सकते हैं 10 20 25 30 एंट्री की टिकट ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आर्टिकल नंबर अगर हम 28 की बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, बाद में इसकी एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम है टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रैलीज वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब कि बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसमें आप लोग रिलीजियस नॉलेज दे सकते हो, इसके सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो। मतलब आप रिलीजन के रिकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो। जैसे आप देखते हो क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गए, ये हिंदू हो गए, कोई भी इनका अगर पर्टिकुलर स्कूल होगा तो वो अपनी मर्जी से नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हर जगह ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 28 का जो क्लॉज नंबर फर्स्ट है, इसमें साफ साफ बोला गया कि नो रिलीजियस एजुकेशन, no religious educations allowed in government controlled education institute। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, अगर इसके ऊपर कितना, अगर 100% कंट्रोल किसका, गवर्नमेंट का है, तो इस इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस नॉलेज नहीं दी जा सकती। मतलब कोई भी रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, इन सब के ऊपर कोई भी रिलीजियस नॉलेज नहीं दी जाएगी। अगर वो किस कैसा है, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसा है, अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल है 100%। 28 का जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंस्टीट्यूट रन बाय ट्रस्ट। अगर कोई ट्रस्ट बनता है, कोई भी रिलीजन का कोई ट्रस्ट बनता है, अगर वो इंस्टीट्यूट रन कर रहा है तो उस केस में उस ट्रस्ट में वो चाहे तो अपनी मर्जी से रिलीजियस नॉलेज दे सकते हैं, रिलीजन के ऊपर पढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्ड की, ये तो हो गया सेकंड। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो इसमें बोला गया इंस्टीट्यूट रन बाय स्टेट बट नॉट फुली। कोई स्टेट अगर कोई इंस्टीट्यूट को चला रही है बट फुली नहीं, उसमें क्या है, उसमें वो सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हो गवर्नमेंट अथॉरिटी इंस्टीट्यूट। मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी ली है। जैसे आप बोल सकते हो प्राइवेट स्कूल है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा, इन दोनों में, इसमें रिलीजन के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, रिलीजन के रिगार्डिंग पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे रिलीजन के रिलेटेड पढ़ाया जा सकता है। कोई भी रिलीजन अगर अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है, आप किसी फुली कंट्रोल गवर्नमेंट स्कूल में, वो कंट्री में कहीं भी हो, वहाँ पे आप लोग किसी रिलीजन के बारे में पर्टिकुलर नहीं पढ़ा सकते, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो क्या है, किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है या किसी स्टेट के द्वारा जो क्या है सेमी गवर्नमेंट है, या प्राइवेट स्कूल देखते हो आप लोग, उनके पास अथॉरिटी होती है क्या है, गवर्नमेंट की। जैसे आप देखो प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन आप भी प्राइवेट में पढ़ के आपके पास डिग्री है, सरकार देती है, क्यों, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट का उसमें क्या है, अथॉरिटी दी हुई है। उस स्कूल में चाहे तो वो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये थे आपके आर्टिकल राइट टू रिलीजन को लेके। सबसे पहले 25 आर्टिकल में साफ साफ बोलता है आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो। फिर आर्टिकल 26 बात करता है आपके पास फ्रीडम है अपने रिलीजन को मैनेज करने की। उसके बाद 27 की बात करता है कि टैक्स फ्री होगा, रिलीजन के ऊपर टैक्स नहीं लगते, इतनी सी बात याद रखना। 28 क्या बोलता है, एजुकेशन की बात करता है कि रिलीजन की एजुकेशन नहीं दी जा सकती कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट में। बाकी तो कहीं भी अगर सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे चली गई। आर्टिकल नंबर 19 और 29 और 30 की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन
की बात की थी। फ्रीडम हो गया, उसके बाद इक्वालिटी हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, रिलीजन हो गया, 5वें नंबर पे आता है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। आपको मैंने फंडामेंटल राइट बता दीजिए। चलिए अब ये किसकी बात करता है, सबसे पहले आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बोली थी, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। मैंने आपको कुछ आर्टिकल बताए थे कि जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इसमें जो 29 का जो फर्स्ट क्लॉज है इसका, ठीक है, 29 का जो फर्स्ट क्लॉज है ये क्या कहता है, ये कहता है कि लैंग्वेज को लेके, स्क्रिप्ट को लेके और कल्चर को लेके, तो जो भी माइनॉरिटीज होंगी, माइनॉरिटी कौन होता है, जिसकी पॉपुलेशन कम होती है, जिनका डोमिनेशन बहुत कम होता है, मतलब जो सबसे कम में आती है वहां पे, तो इनके पास अपना क्या है, राइट है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन बाय माइनॉरिटीज। मतलब कि जो भी माइनॉरिटीज होंगी उसके पास अपना राइट है प्रोटेक्शन का, किसको, अगर उनकी कोई अपनी मतलब ट्रेडिशनल कोई लैंग्वेज है या कोई स्क्रिप्ट है या कोई कल्चर है उनका, तो उनको बचाए रखने के लिए उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका राइट दिया, ये बेसिकली इसलिए दिया है ताकि कोई भी जो माइनॉरिटी है उनका जो भी कल्चर्स होंगे, जो भी उनकी अपनी कोई लैंग्वेज होगी, तो उसको ताकि खत्म ना किया जा सके, वो अपनी कल्चर को बचाए रखने के लिए ये राइट दिया गया आर्टिकल 29 में कि वो अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी किसी भी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को या कल्चर को लेके, ये उनका राइट है। तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 30, तो 19 का सेकंड क्लॉज मैंने आपको बताया नहीं, छोड़ो वो कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि उसमें ये बोला गया है नो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो तो आर्टिकल पहले ही बोला गया था जो, ठीक है, पहले आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था। अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 30 में बताता हूँ आपको। देखो आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 क्या बोलता है, ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब की बात, इसका मतलब ये है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपने आर्टिकल 15 पढ़ा था, जिसका 5th पॉइंट क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नॉट इम्प्लीमेंट इन आर्टिकल 30। जैसे आपको पता है 15 क्या बात करता है, ये तो आपकी रिजर्वेशन की बात करता है ना, जैसे SC ST EWS को जैसे एडमिशन वगैरह में एक्सेट्रा में क्या होगा, कंसेशन मिलता है ना, जैसे वहाँ पे उनको कंसेशन मिलता है, उनकी फीसें कम की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर किसी रीजन ने, जो भी माइनॉरिटीज़ है वो, अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं, कोई भी ऐसा माइनॉरिटी की कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट या कुछ भी जिसने अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है, उस इंस्टीट्यूट में ये बात इंप्लीमेंट नहीं होगी। मतलब आप SC ST या EWS कोई भी कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा एडमिशन एक्सेट्रा में लेके, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 15 का 5th पॉइंट यही कहता है, लेकिन ये साफ साफ क्या है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा आर्टिकल 30 के अंदर, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया इस्लामिक जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये इनका जो मैनेजमेंट होगा, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वही डिसाइड करेगी कि हमें किसको रिजर्वेशन देना है किसको नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 15 की 5th क्लास की कोई भी बात इम्प्लीमेंट नहीं होगी आर्टिकल 30 के अंदर। अगर आपको पूछा जाए क्या SC ST का रिजर्वेशन या EWS का जो रिजर्वेशन है एडमिशन को लेके, क्या वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होगा, या बोल देगा कि नहीं होगा, ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया, क्यों नहीं होगा।
क्योंकि आर्टिकल 30 आपको ये बताता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ है उनके पास राइट है कोई भी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने का, और वो इंस्टीट्यूट उन्हीं के हिसाब से चलेगा। अगर वो चाहते हैं रिजर्वेशन रखनी है नहीं रखनी, यहाँ मैंडेटरी नहीं होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 30 मैंने आपको बता दिया। अब आर्टिकल 30 के दो छोटे छोटे क्लॉज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि आपकी कोई भी ऐसा माइनॉरिटीज है। लेकिन एक बात याद रखना, जो माइनॉरिटी है वो कौन होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये बेसिकली एरिया के हिसाब से है। ये अभी तक इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे एक दो पॉइंट बताता हूँ इसका। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए। जैसे आर्टिकल 30 का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है, ये क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। यही तो था आर्टिकल 30 कि कोई भी माइनॉरिटीज अपनी, मतलब माइनॉरिटीज है तो वो उसको लेके किसी लैंग्वेज के आधार पे या किसी रीजन के आधार पे वो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, क्या है, ये माइनॉरिटी के लिए तो बनाई गई थी। ठीक है, ये साफ साफ बोला गया कि किसी भी लैंग्वेज के या रीजन के आधार पे भी आपका इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और आर्टिकल 30 का जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है, बोला कि जो भी माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट होगा, जो भी माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट। फाइनेंस ऑफ स्टेट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसको मैंने बता दिया कि माइनॉरिटी कौन होगा। इसकी डेफिनेशन तो फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए JNK की बात करें तो वहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, हिंदू है, लगभग हिंदू माइनॉरिटी में आता है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें सिख मेजॉरिटी में है। इंडिया की ओवरऑल बात करें तो हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में है। तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बेसिकली जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने कल्चरल को और अपने एजुकेशन राइट को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो 2930 आर्टिकल को लेके। 29 कहता है कि आप अपना कोई भी इंटरेस्ट है उसको, माइनॉरिटी का कोई भी इंटरेस्ट है कुछ भी, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का आपके पास राइट है। ठीक है, उसके बाद बात करता है मतलब बेसिकली याद रखना कि जो आर्टिकल 2930 है ये माइनॉरिटी की बात करता है। और 30 में बात करता है एजुकेशन की। एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी स्टैब्लिश किया जा सकता है माइनॉरिटी के द्वारा, और वो उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा। उस पर आर्टिकल 15 की जो 15 की जो फिफ्थ क्लॉज है उसका कोई भी पॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 2930 की बात खत्म हुई। यहाँ पे हमने आर्टिकल 2930 भी खत्म कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल लेके 31 को। और आपका जो आर्टिकल 32 है, 32 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप पूरी की पूरी रिट भी समझ आ जाएंगी, जो आपकी मेन पावर है। आपको अगर रिट आती है, अगर आपको रिट की समझ है, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, आपके बहुत सारे राइट है फंडामेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको 25 से लेकर 28 तक और 29 30 ये 6 आर्टिकल अभी समझ आ गई होगी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 31 की, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ फिलहाल। चलो गाइस, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 31 की, तो आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन स्टिल अभी क्या है, ये नहीं है। ये आपका फंडामेंटल राइट इसका एंड कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 की। ठीक है, 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 1978 में, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, इसको खत्म कर दिया था। अब इसको क्या किया गया, इसको आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ।
आपको पूछा जाएगा कि 300 ए जो आर्टिकल है, जैसे 300 में एक आर्टिकल जोड़ा 300 ए, आपको पता है फंडामेंटल राइट तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है 12 से 35 उससे तो बाहर निकाल दिया, इसलिए फंडामेंटल राइट तो नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कैसा राइट बन गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, जो फंडामेंटल राइट को छोड़ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो सारे राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट कौन है, जिसमें कानून बनाया जाता है। आपको पता है लैंड को लेकर बहुत सारे कानून बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लैंड वाले को लेके हुई थी, और इस पे बहुत सारे कन्फ्लिक्शन होते रहे हैं टाइम टू टाइम। इसको अगर पढ़ना चाहो तो बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतनी डेप्थ में जाओगे। ठीक है, इतनी डेप्थ में आप नहीं जाओगे, इसलिए आपको इतना ही पढ़ना है कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, लेकिन अभी वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आर्टिकल कौन सा, 300 ए, ये आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज 32, जिसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में बार बार पूछा भी जाता है, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी पावर कितनी होती है। अगर आप एक आम नागरिक हो तो आप फंडामेंटल को लेके कितनी आप पावर रखते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 32 को ध्यान से पढ़ना, टाइम लगेगा मैंने पहले ही बोला था, लेकिन आज हम फंडामेंटल राइट का एंड करने वाले हैं। सो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और रिट क्या होती है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 32 की, जिसमें क्या बोला गया, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो 32 पढ़ रहे हो, ये क्या बोलता है, ये रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट है, या आप ऐसे बोल सकते हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट की पावर कौन बताएगा, आपको फंडामेंटल राइट बताते हैं। अब एनफोर्सेबल है, ये तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, ये एनफोर्सेबल है, इसको लेके कोर्ट में केस किया जा सकता है। ये कहाँ से पता चलता है, ये आर्टिकल 32 साफ साफ मेंशन करता है, इट इज क्लियरली मेंशन दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और दिल है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। आप खुद समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने ये बात साफ साफ बोल दी कि आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब कि दिल और आत्मा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन की, बिना हर्ट के और बिना आत्मा का तो शरीर ही खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी जो 33, 34, 35 है छोटे छोटे आर्टिकल में बता दूंगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया कि आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात करता है। दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो 32 का फर्स्ट क्लॉज है, ये क्या कहता है, ये बताता है हमें पावर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट को इनफोर्सेबल तो बोला गया है, लेकिन इसकी पावर क्या है, ये आर्टिकल 32 के फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये आपका एनफोर्सेबल है। एक तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट क्या है, एनफोर्सेबल है, जस्टिसिएबल है, एंड क्या है, बाउंडेड है। क्या है ये, बाउंडेड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये आर्टिकल जो बीच बीच में पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 है, और आर्टिकल 226, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, कैन टेक एक्शन इफ फंडामेंटल राइट इफेक्ट। मतलब मान लो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट हर्ट होता है, इतना तो आपको पता ही एनफोर्सेबल है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस करते हो, आर्टिकल देखो फंडामेंटल को आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, इतनी पावर रखते हैं ये। मतलब छोटे मोटे कोर्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट
क्या कर सकता है, इनके ऊपर एक्शन ले सकता है, इनके ऊपर क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। फंडामेंटल राइट है किसी के हर्ट होते हैं तो। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट जो आर्टिकल 32 का फर्स्ट क्लॉज सीधा सीधा पावर बताता है कि फंडामेंटल राइट की एनफोर्सेबल पावर कैसी है। तो आपको पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल इफेक्ट होने के ऊपर एक्शन ले सकता है, ये आपको कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, तो आंसर होगा आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। और आर्टिकल जो 32 है ये सीधा सीधा ये भी बोलता है, आर्टिकल जो 32 है ये सीधा सीधा ये भी बोलता है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, ये तो आपने पढ़ लिया कि जो आर्टिकल 32 है ये तो आपको पता है एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी एक फंडामेंटल राइट है। इसमें ये भी बात क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा ऑन होल कंट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा ये पूरी कंट्री में वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, राजस्थान कोई केस आया था उसको लेके, और वो अगर केस का जो भी कंक्लूजन निकलेगा, वो जो नया कानून या कोई भी नई बात बोली जाएगी वो पूरी की पूरी कंट्री में लागू होगी। उसके बाद इसी में एक चीज और बोली गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशरी रिव्यू की पावर होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि जुडिशरी रिव्यू क्या होता है, इसके ऊपर कैसे कैसे केस चले थे। पावर है वो कौन बताता है, वो आर्टिकल, एक तो मैंने बताया था जब 13 पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 13, उसके बाद आर्टिकल 32। ठीक है। ये दोनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। एक आर्टिकल 226 ये होते हैं सारे के सारे क्या हैं, ये होते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। जो आर्टिकल 13 है ये क्या करता है, जिस सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। आर्टिकल 32 है ये भी सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की, लेकिन जो 226 है ये हाई कोर्ट को पावर देता है। ये किसको देता है, ये वाला, ये हाई कोर्ट को पावर देता है। और ये दोनों किसको देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। लेकिन अगर आप देखो जो आर्टिकल 226 है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो सुप्रीम कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग ही वो अपनी जुडिशियल रिव्यू को करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी अगर कानून बना तो उसको जुडिशरी आपका रिव्यू करेगी, क्या ये किसी भी आर्टिकल को इफेक्ट तो नहीं कर रही, उसको देख के वो उसको पास करेगी, या उसको फेल करके वो अनकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसको वो वहीं पे नल एंड वाइट कर देगी। तो आर्टिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 32 ये तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात करता है। आर्टिकल 13 में आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर आर्टिकल 226 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको देखो ये आर्टिकल अगर पेपर में आता है तो ये तो नहीं कह सकते कि ये आर्टिकल कहाँ से बीच में से उठा के डाल दिया, ये तो कोई भी याद नहीं रखेगा। तो 226 आर्टिकल जो होगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है उसमें हाई कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की। हालांकि रिटर्न में तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको यूज करती है, इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। ये आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी कि आर्टिकल 32 क्या बोलता है, सीधा सीधा कि एनफोर्समेंट जो होता है वो फंडामेंटल राइट की कितनी पावर रखता है, कितनी फोर्सली आप लोग उसको एनफोर्स कर सकते हो। आर्टिकल 32 का फर्स्ट क्लास क्लियरली मेंशन करता है कि जो एनफोर्सेबल भी है, जस्टिबल भी है, बाउंडेड भी है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट इफेक्ट होने पे एक्शन ले सकते हैं। और 226 के अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू भी कर लेता है। हालांकि लिखा तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू जो करता है वो 226 को लेके ही करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्लियरली मेंशन्ड है, 32 आर्टिकल साफ साफ बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इवन कि आर्टिकल 13 भी यही बोलता है, आर्टिकल 32 भी यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 13 मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, ये चीजें मैंने आपको बताया था सारा। ठीक है, कौन कौन से केस हुए थे, किस किस को जुडिशियल रिव्यू में डाला गया, तो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए एक PIL का कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। PIL क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा कि PIL कर दो फाइल, PIL फाइल कर दो, कुछ भी होता है तो अपने आप जवाब आ जाएगा। आप चाहे तो आप भी
आप घर से बैठे बैठे PIL सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी कितनी पावर है। फंडामेंटल राइट अगर आपके हर्ट होते हैं तो आप किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हो। देखिए, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे हम रिट पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिट भी। बच्चों को ईजिली समझ आती नहीं है रिट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन ऑर्डर टू implement fundamental right इन्फोर्स करवाने के लिए आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता चल गया। देखो, सबसे पहले इसको किसके द्वारा लाया गया और इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। 1985 में, ठीक है, 1985 में बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया। और लाने वाला व्यक्ति का नाम पूछे, पर्सन का नाम पूछे, तो आपको नाम लिखना है PN भगवती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। एंड कृष्णा अय्यर, जो उस टाइम क्या थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि PIL किसके द्वारा लाई गई थी, तो इनका नाम है PN भगवती, जो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एंड कृष्णा अय्यर, जो जज ऑफ हाई कोर्ट थे और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। तो दोनों के द्वारा ही ये मेन कॉन्सेप्ट लाया गया था। और PIL का जो सोर्स है वो क्या है, वो इसका जो सोर्स है वो USA है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ PIL होता क्या है बेसिकली। देखो, सबसे पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस मतलब सुनवाई का अधिकार था, वो कैसा था, वो था आपका लोकस स्टैंडी। अब लोकस स्टैंडी क्या होता है, लोकस स्टैंडिस क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी विक्टिम होगा, जो विक्टिम होगा, ठीक है, जो भी विक्टिम होगा, जिसके साथ गलत हुआ होगा, जिसका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ होगा, सिर्फ वही कोर्ट जा सकता था। तो ये पहले इसी फंडामेंटल राइट का था, वो उसका जो राइट टू ऑडियंस था, उसमें जो फंडामेंटल राइट, जो सुनवाई का अधिकार था, वो क्या था, वो लोकस स्टैंडी था। लोकस स्टैंडी का मतलब मीन्स ओनली विक्टिम कैन गो टू कोर्ट। मीन्स कि जिसका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ, अगर वो केस करना चाहता तो वही पर्टिकुलर बंदा कोर्ट में जा सकता है। इससे क्या होता था, जो पुअर इंसान, क्योंकि जो भी पुअर आदमी, जो गरीब बंदा होता है, तो वो बेसिकली इतना अप्रोच नहीं कर सकता। अब होता क्या था कि मैक्सिमम 90% लोग तो केस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक गरीब बंदे को इतनी चीज़ें नहीं नॉलेज होती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 में, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे PN भगवती और कृष्णा अय्यर उस टाइम जज थे, दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट लाया PIL का, जो USA से इसका सोर्स है सबसे पहले USA से लिया गया इसको। और पहले जो राइट टू ऑडियंस का जो सुनवाई का अधिकार था, वो लोकस स्टैंडी था। मीन्स कि जो विक्टिम था वही कोर्ट जा सकता है और उसी को आगे न्याय मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि लोग नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अगर आप बात करें अकॉर्डिंग टू PIL, अगर हम PIL की बात करें तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम, मतलब विक्टिम के बिहाफ पे कोई भी, एनीवन कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, मतलब विक्टिम के बिहाफ पे कोई भी कोर्ट जा सकता है, विक्टिम के लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है। जैसे आपको पता है, अगर कोई गरीब आदमी के साथ गलत होता है तो बहुत सारी पॉलिटिशियन पार्टी खड़ी हो जाती है उनके साथ कि गलत हुआ, आवाज़ उठाती हैं। जैसे बहुत सारे NGO बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये किसी भी के साथ गलत होता है तो ये इनके लिए केस लड़ते हैं। अब इससे ऐसा करने से क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत सारी PIL लोगों ने फाइल की, मतलब बहुत सारे लोगों के केस आना शुरू हो गए।
तो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था कि PIL जो था नहीं था जब, तब क्या था, लोकल स्टैंडी का, इनका राइट टू ऑडियंस का तरीका था, उससे क्या होता था कि ये एक पुअर जो इंसान है वो कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर पाता था, एक पुअर पर्सन कोर्ट तक नहीं जा पाता था। बहुत सारे केस ऐसे होते थे जिसको वो कोर्ट में चैलेंज करता ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था, इतनी नॉलेज किसके पास होती है कोर्ट की, पढ़ा लिखा इंसानों को वही कर पाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि आप लोग PIL के अकॉर्डिंग सीधा कोर्ट में केस कर सकते हो किसी के बिहाफ पे भी, तो ये इसका फ़ायदा हो। उसके बाद नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए। तो ये है आपका PIL का कॉन्सेप्ट। ये PIL कब लगाई जाती है, जब आपका फंडामेंटल राइट हर्ट होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग PIL में क्या होता है, आप लोग फ्री ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हो, कितना, फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे आप फ्रीली, अगर आपका फंडामेंटल राइट हर्ट होता है देन आप PIL लगा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और वो भी ऑनलाइन फ्री में। तो अगर लीगल होगा तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 का फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, और वो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो हो गया आपका। चलिए अब देखिए आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट। ये है जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं, इसमें बात की गई रिट की। तो ये सीधा सीधा आर्टिकल पूछा जा सकता है कि रिट आप लोग फाइल कर सकते हो, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है। ये 32 का सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है। 32 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ रिट। अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है, बात करें हाई कोर्ट की ये 226 आर्टिकल के तहत करता है। और रिट का सोर्स क्या है, सोर्स है इसका ब्रिटेन। क्या है सोर्स, ब्रिटेन। तो आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट बात करता है रिट की, और रिट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि आपकी पावर कितनी है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है आप किस तरीके से रिट फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली रिट कितने प्रकार की होती है, आपकी रिट होती है 5 होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं लिखवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले लिखिए आप हेबियस कॉर्पस, दूसरी होती है आपके पास मैंडामस, तीसरी होती है आपके पास प्रोहिबिशन एंड फोर्थ होती है आपके पास सर्ट्योरेरी, और फिफ्थ होती है आपके पास क्यू वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट होती हैं। इन पांचों को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट बात करता है रिट की। देखिए आर्टिकल 32 में बताता हूँ, हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 का फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा दिया कि पावर ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है फंडामेंटल राइट के ऊपर, तो इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी PIL की, देन इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सीधा आर्टिकल 32 का सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम लोग रिट की बात करेंगे। अब रिट कौन कौन सी हो सकती है, कैसी कैसी रिट फाइल कर सकते हो। एक होती है हैबियस कॉर्पस एंड मैंडामस, प्रोहिबिशन और सर्ट्योरेरी एंड देन क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है। और रिट जो आपकी रिट होती है, आपको पता है ये पावर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये रिट उसी टाइम लगती है ओनली ऑन फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट के ऊपर मतलब आगे डिसीजन ले सकता है, रिट के ऊपर पावर इनके पास है, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट के ऊपर है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो इनके पास जो पावर है, पावर ऑफ जो रिट है, वो किस किस के ऊपर है, एक तो वो फंडामेंटल राइट के ऊपर भी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर भी है,
कॉन्स्टिट्यूशन राइट के ऊपर भी है, देन इसके बाद लीगल राइट के ऊपर भी है, ठीक है। लीगल राइट के ऊपर जैसे आरटीए मैंने बताया भी था। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर इनके पास रिट की पावर होती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो इनके पास कौन कौन सी पावर है, फंडामेंटल राइट के ऊपर भी रिट की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट के ऊपर भी और लीगल राइट के ऊपर भी है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी रिट का पावर किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, 32 आर्टिकल के। इसमें आर्टिकल कौन सा आता है, 226। 226 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी ये है कि ये इनके लिए क्या है, एक बाउंडेड है। कैसी है ये बाउंडेड है, मतलब इनको करनी ही होगी। कोई रिट फाइल कर रहा है तो इनके उसके ऊपर डिसीजन लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा है, ये आपका डिस्क्रिशनरी है। ये इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये हाई कोर्ट की मर्जी है कि वो केस ले या ना ले। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बाउंडेड है, उनको केस लेना ही पड़ेगा। तो रिट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर पावर ऑफ रिट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो, चाहे लीगल राइट हो, इन सब के ऊपर वो राइट रखता है, पावर रखता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग एंड सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे बाउंडेड है, सुप्रीम कोर्ट में रिट बाउंडेड है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्क्रिशनरी है, पावर है इनके पास, मतलब इनकी अपनी पावर है, वो चाहे तो केस ले या ना ले, ठीक है। ये इनकी अपनी पावर है। तो रिट कौन कौन सी है, 5 रिट है। एक हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है और प्रोहिबिशन है, उसके बाद सर्टियोरेरी है, देन क्यू वारंटो है। चलिए अब एक एक करके रिट पढ़ लेते हैं। अब रिट देखते हैं क्या है, आपकी पावर कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस के ऊपर। हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, जब आप बुक में पढ़ोगे तो इसके ऊपर सीधा से लिखा टू हैव द बॉडी ऑफ, बस ये लिखा होगा। लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। देखो ये बेसिकली रिट होती है, ये कब लगाई जाती है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब टू हैव द बॉडी का मतलब होता है कि जैसे ही किसी भी क्रिमिनल या कोई ऑफेंस होने के बाद किसी को पकड़ा जाता है तो उनको आगे कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ता है। बेसिकली आपको याद रखना ये किस किस के अगेंस्ट है, ये मैं पहले पढ़ाता आ रहा हूँ। ये एक तो आपके पर्सन के अगेंस्ट भी है और ये आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होती है। ये एकमात्र ऐसी रिट है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, नहीं तो बाकी वाली रिट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होती। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब बॉडी मतलब कि आदमी को पेश करना। मान लीजिए कि किसी के ऊपर एफआईआर नहीं लगी लेकिन पुलिस इसको तो भी जेल में रख लेती है, पुलिस इसको फिर भी जेल में रख लेती है, तो वो क्या रहेगा, वो अगेंस्ट रहेगा फंडामेंटल राइट के। वो आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हो गया, बिना एफआईआर कोई आपको जेल के अंदर नहीं रख सकता। इसके अकॉर्डिंग आप लोग हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जेल में क्यों रखा गया, ये आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ तो आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पर्सन दोनों के होती है, दोनों में कोई भी गलत करे तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मेन मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बॉडी को पेश करना, आदमी को कोर्ट के आगे पेश करना होता है, तो ये मतलब होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या होती है, देखो इसमें एक्सेप्शन भी होती है। इसमें एक्सेप्शन क्या होती है, अगर अरेस्ट क्या होना चाहिए, इफ अरेस्ट क्या है आपका वैलिड है, वैलिड का मतलब एफआईआर प्रॉपर लगा है तब आपको जेल में रखा है, तो इन दैट केस आप रिट फाइल नहीं कर सकते। अगर एफआईआर हुई है और आपको जेल में रखा जाता है तो इन दैट केस आप लोग इसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते, रिट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हर्ट नहीं माना जाता। अगर आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, मतलब कोर्ट अगर ऑर्डर देता है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो भी आप लोग रिट फाइल नहीं कर सकते आफ्टर कोर्ट।
उसके बाद आप बोल सकते हो इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज है तब भी आप लोग रिट फाइल नहीं कर सकते। बाकी आर्मी कोर्ट की बात होती है, जैसे आर्मी कोर्ट है, कोर्ट मार्शल हो जाता है, कोई आर्मी डिफेंस का कोई केस है, उस केस में भी आप लोग रिट फाइल नहीं कर सकते अगर आर्मी के अंडर होता तो। लेकिन अगर वो नेचुरल जस्टिस होगा तो उसके खिलाफ आप विवाद उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आर्मी में हो तो आपको कुछ भी किया जा सके। अगर आपका नेचुरल जस्टिस हर्ट होता है उसमें फंडामेंटल राइट हर्ट माना जाता है, अदरवाइज आर्मी जो कोर्ट होता है उनके ऊपर भी रिट नहीं लगाई जाती। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आदमी को पेश करना आगे, वो अगेंस्ट द पर्सन और गवर्नमेंट दोनों की होती है। इसका एक्सेप्शन ये होता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए, अगर वो वैलिड हुआ, देन इन दैट केस आप लोग हैबियस कॉर्पस रिट फाइल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, अगर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है कोर्ट के डिसीजन के बाद, देन इन दैट केस आप तो भी रिट फाइल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा है तो भी आप नहीं कर सकते, और आर्मी कोर्ट कुछ भी होता है तो उसमें भी आप नहीं कर सकते। ये थी आपकी पहली रिट जिसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। आई होप कि पहली रिट आपको क्लियर होगी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिएगा सेकंड रिट की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए आप लोग, क्या थी वो? मैंडामस। ये किसके अगेंस्ट है? ये अगेंस्ट स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ऊपर हमने उल्टा लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि एकमात्र ये ऐसी रिट है हैबियस कॉर्पस जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये ऐसा नहीं था, ये था एकमात्र ऐसी रिट है जो किसके अगेंस्ट है? जो पर्सन के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के साथ साथ पर्सन के। अदरवाइज कोई भी रिट पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। मतलब गवर्नमेंट काम में कोई दिक्कत आती है तब आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी पुलिस कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट है, अगर गलत करेगी तो आप रिट लगा सकते हो। मैंडामस क्या बोलती है? ये अगेंस्ट द स्टेट होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू ऑर्डर। इसका मतलब बेसिकली होता है टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देना, आदेश देना। कोर्ट, कोर्ट इसमें क्या होता है? आदेश देता है। किस किस के अगेंस्ट देता है? वो देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, या किसी गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कब? इफ नॉट वर्क प्रॉपरली। मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है कोई ऑफिस में, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके पास आपको काम करवाना है, चाहे गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है। इन डैट केस की अगर वो काम नहीं कर रहा ढंग से, मतलब जो उसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, बेसिकली ये तब लगती है जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। उस केस में आप लोग उनके अगेंस्ट मैंडामस रिट फाइल कर सकते हो। आप लोग मैंडामस रिट लगा सकते हो। कैसे? पीएल फाइल कर दो एक, कि भाई मेरा काम था, जैसे मान लीजिए आप तहसील में जाते हो काम करवाने, 10 दिन का काम था और 4-5 मंथ हो गए नहीं कर रहा बंदा, और सीधा आपको बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, जो करना कर लो। आप कुछ मत करिए, ऑनलाइन एक पीएल फाइल कीजिए, वहाँ पे मैंडामस रिट का इस्तेमाल कीजिए और रिट लगा दीजिए। उस केस में क्या होगा कि कोर्ट इनको ऑर्डर देगा, कोर्ट उस एम्प्लॉय, उस गवर्नमेंट जो भी उस अथॉरिटी में बैठा होगा तो उनको ऑर्डर देगा कि ये काम कीजिए। ठीक है, पहले तो सिंपल नोटिस आता है, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर भी काम नहीं करता है, उसके बाद तो आप मान लीजिए कि उसकी नौकरी तो जानी ही जानी है, ऊपर से पनिशमेंट अलग से हो जाएगी। और जब कोर्ट का किसी को भी नोटिस आता ना, वो फिर चाहे कोई भी ऑफिसर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी हो, तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस तक हिल जाते हैं उस टाइम। और ऐसा होता नहीं है कि एक बार कोर्ट उनको ऑर्डर दे ऐसा करना तो वो ना करें, मतलब पहली बार में तो कोर्ट उनको ऑर्डर देती है कि ये काम कीजिए, और वो करना ही पड़ता है उनको। अगर नहीं करेगा, अगर दूसरी बारी की बारी आ गई तो इन डैट केस समझ लीजिए कि नौकरी तो जानी जानी है। ठीक है, तो ये देखो इतनी पावर होती है मैंडामस जो रिट होती है। लेकिन होता क्या है कि आम लोगों को पता ही नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, नॉलेज नहीं होती। लेकिन इसका एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन क्या है इसका ये भी लिख लो। पहले अगर प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपना काम करे ना करे, आप उनके अगेंस्ट रिट नहीं लगा सकते। दूसरा,
आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं लगा सकते, या वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इनके अगेंस्ट रिट फाइल नहीं कर सकते। या कोई जुडिशरी ऑर्डर आया, जुडिशियल ऑर्डर, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप लोग रिट फाइल नहीं कर सकते। या आप लोग गवर्नर के अगेंस्ट रिट फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। अदरवाइज आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर रिट लगा सकते हो, अगर वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है तो आप लोग मैंडामस लगा सकते हो। तो मैंडामस कैसे याद रखोगे? मैंडामस से देखो फीलिंग आ रही है जैसे होता है ना, काम बड़ा मंदा चल रहा है, मंदा। तो मंदा मतलब स्लो स्लो, अगर कोई काम आपका नहीं करता, पीछे पीछे लटका रहा है ना, मतलब मंदा कर रहा है, तो इन दैट केस आप लोग मैंडामस रिट लगा सकते हो कि काम अगर नहीं करेगा तो प्रॉपर। ठीक है, ये है आपकी दो रिट। एक रिट थी हैबियस कॉर्पस, वो मैंने आपको बता दी, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये अगेंस्ट द पर्सन और गवर्नमेंट दोनों को लगती है। ये एकमात्र ऐसी रिट है जो पर्सन के अगेंस्ट भी लगाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी रिट है मैंडामस, ये मैंने बता दी, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट होती है। ये इसका मतलब होता है टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर करना किसी को। कोर्ट इसमें क्या करती है? ऑर्डर करती है कि भाई ये काम कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रिट नंबर 3 की तरफ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया सब कुछ। ठीक है, अब देखिए प्रोहिबिशन और सर्ट्योरेरी दोनों क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, प्रोहिबिशन मना करना। तो इसमें होता है टू प्रिवेंट करना, मतलब रोक लगाना। किसके ऊपर रोक लगाना? कोई भी अगर प्रोसीडिंग केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है, उसके ऊपर जजमेंट चल रही है, उसमें क्या होता है, आपका जो अपर कोर्ट है ये हमेशा लोअर कोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकता है, मतलब रोक लगा सकता है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उनकी प्रोसीडिंग को रोक सकता है। तो प्रोहिबिशन का मतलब रोक लगाना। किसके अगेंस्ट होती है ये? स्वार्डिनेट कोर्ट या क्वाशी जुडिशरी कोर्ट। स्वार्डिनेट मतलब जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह छोटे कोर्ट हो गए, और क्वाशी मतलब सेमी, सेमी जो गवर्नमेंट जैसे जुडिशरी कोर्ट है, जैसे CAT कैट हो गया आपका, जैसे कैट हो गया, सेट हो गया, NGT हो गया। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं आपके क्वाशी जुडिशरी कोर्ट के अंदर। हमेशा याद रखना, प्रोहिबिशन हमेशा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर लगाता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर अपनी पावर रखता है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोहिबिशन जो रिट लगती है वो कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट लगाता है, तो आंसर होगा 32। पूछा जाए हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में किसके ऊपर लगाता है, तो आंसर होगा 226 आर्टिकल, क्योंकि रिट हाई कोर्ट जो होता है वो पावर किसके अकॉर्डिंग लगा सकता है? 226 आर्टिकल के तहत। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 आर्टिकल। तो ये मैं आपको अभी भी पढ़ा दिया, 32 आर्टिकल का क्लॉज 2 में ये रिट की बात की जाती है। अगर बात करें सर्ट्योरेरी, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है ऊपर और नीचे में? ये भी अगेंस्ट जुडिशरी होती है, क्वाशी जुडिशरी होती है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के भी अगेंस्ट होती है। मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मान लीजिए IAS ऑफिसर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो कोई डिसीजन लेता है और वो गलत होता है, तो उस पर भी क्या होता है? ये कैंसिल कर सकता है। क्योंकि सर्ट्योरेरी का मतलब यहाँ पे प्रिवेंट करना है, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली कैंसिल करना। क्या होता है? कैंसिल करना। टू बी सर्टिफाइड करना। टू बी सर्टिफाइड का मतलब एक तरह से मान लो कि पूरा प्रूफ मांगना प्रॉपर। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया, कोई केस चल रहा था और फाइनल डिसीजन दे दिया कि इसकी ये गलती है, ये जो उनके ऊपर हम पनिशमेंट लगा रहे हैं। सबसे पहले तो जो अपर कोर्ट होगा वो चेक करेगा क्या वो नेचुरल जस्टिस था, क्या वो बियॉन्ड द पावर डिसीजन तो नहीं था, मतलब जो उनकी अपनी पावर है उससे बाहर जाके डिसीजन तो नहीं लिया गया। वो तीसरा वो फैक्ट चेक करेगा, जो अपर कोर्ट है वो केस के फैक्ट चेक करेगा, क्या तीनों चीज़ें सही हैं। अगर ये तीनों में कुछ उनको गलत लगता है तो इन डैट केस जो अपर कोर्ट है वो जजमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। ऊपर वाले में ध्यान देना, यहाँ पे प्रोसीडिंग केस था, केस अभी चल रहा था, उसको रोक लगाई गई। यहाँ पे जजमेंट आ चुका था लेकिन तो भी कैंसिल करके वो केस अपने पास ले सकता है। यही होता है जब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई क्रिमिनल को पनिशमेंट सुना दी, वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से केस फाइल कर देता है कि मेरे साथ गलत हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इन तीनों चीज़ों को चेक करता है, अगर उनको लगे कि
कुछ गड़बड़ है तो वो क्या करेगा, जजमेंट को कैंसिल कर देगा, दोबारा से केस अपने पास ले लेगा। तो ये पावर होती है आपकी हायर कोर्ट की पावर। हमेशा अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को लगाते हैं दोनों रिट कैसे लगते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 क्या हाई कोर्ट। ये दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क बता दूं तो नीचे वाले में जजमेंट कैंसिल की जाती है, ऊपर वाले में प्रोसीडिंग केस को रोका जाता है। ऊपर वाला क्या है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर लगाता है, नीचे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये जो कीवर्ड होते हैं ना, टू बी सर्टिफाइड, टू हैव द बॉडी, टू प्रिवेंट, टू ऑर्डर, तो ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट हम पढ़ लेते हैं रिट नंबर 5 जिसका नाम है क्यू वारंटो। इसका क्या मतलब होता है क्यू वारंटो का, तो ये रिट नंबर 5 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाई व्हाट ऑफ अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से। ठीक है, सबसे पहले तो ये किसके अगेंस्ट लगाई जाती है, ये अगेंस्ट किसके लगाई जाती है, स्पेशली ये अगेंस्ट लगाई जाती है जैसे मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट इलीगल, देन इट इज यूज्ड। मान लीजिए कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी ऐसी पोस्ट निकलती है जो गवर्नमेंट पोस्ट है, और आपको लगता है कि इसके ऊपर करप्शन हुआ है, और जिसको लगाया गया वो डिज़र्विंग नहीं था, मतलब आपसे डिज़र्विंग नहीं था, वो गलत तरीके से लगाया गया। इन दैट केस में आप लोग क्या कर सकते हो, क्यू वारंटो लगा सकते हो रिट। यही होता है जब कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, आपको लगता है करप्शन हो गया, तो उसमें ये रिट फाइल कर दी जाती है क्यू वारंटो की। ठीक है, मतलब अथॉरिटी पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए दो बंदों को गवर्नमेंट जॉब के लिए दोनों अप्लाई करते हैं, दोनों के हिसाब से पेपर होता है, एक बच्चे के नंबर कम है, एक के ज़्यादा, कम वाले को सिफारिशी लगा दिया जाता है, तो वो जो ज़्यादा नंबर वाला ना वो क्यू वारंटो रिट लगा सकता है कि मैं इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग था, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो ये इलीगल पोस्ट को हायर किया गया इलीगल तरीके से, सो वो क्यू वारंटो रिट लगा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पब्लिक ऑफिस होता है उनके अगेंस्ट होती है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी काम होगा उसके अगेंस्ट होगी। ये था आपका रिट नंबर 5। तो ये है 5 की 5 रिट। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली है हैबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ अगेंस्ट पर्सन गवर्नमेंट, ये एकमात्र रिट है जो पर्सन के अगेंस्ट भी है। तो ये कब लगती है, जब आपको मान लीजिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो एफआईआर के बिना आपको जेल में रखती है, इन डैट केस आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर अरेस्ट आपको जो किया गया वो वैलिड है, जुडिशरी कस्टडी में रखा गया है, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, और आर्मी कोर्ट का कोई डिसीजन है, तो उसके ऊपर ये नहीं यूज़ की जाती। मैंडामस क्या होती है, ये अगेंस्ट द स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब होता है टू ऑर्डर करना, ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट लगती है। कब, जब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। इसका एक्सेप्शन ये है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या प्राइवेट कंपनी या जुडिशरी ऑर्डर के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोहिबिशन और सेट्यूरेरी, दोनों में फ़र्क मैंने समझा दिया। लास्ट हमने पढ़ा क्यू वारंटो। ठीक है, ये है आपकी 5 की 5 रिट। अब देखो आर्टिकल नंबर यहाँ तक तो हो गया। अब आर्टिकल 32 का थर्ड क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन गिव रिट पावर टू लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को भी इसकी पावर दी जा सकती है। कौन, पार्लियामेंट दे सकती है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ स्टिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है रिट की पावर। किस किस के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दोनों अपर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 32 का, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 32 का 4th पॉइंट क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट वैसे तो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, मतलब फंडामेंटल राइट आपका राइट है, लेकिन एक्सेप्शन है। कौन सी, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब इसको कैंसिल किया जा सकता है। आप लोग इनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते अपने फंडामेंटल राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
आर्टिकल 358 और 359 क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। कैसे लगती है? 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार। एक बार 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ था, और 1975 में जब आपका मतलब इंडिया के अंदर ही क्या हुआ था, पीस नहीं रहा था इंदिरा गांधी के टाइम, तब भी आपका ये आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। 3 बार लगी अभी तक ठीक है। इसका बेस क्या क्या होता है, किस आधार पे लगती है ये? बेस इसका होता है सबसे पहले जहाँ तो कोई वॉर की कंडीशन आती है, या कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाता है, कोई बाहर की कंट्री किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देती है, या आप बोल सकते हो आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। किसी ने विद्रोह कर दिया अपने अंदर ही इंटरनल। अगर मैं इन दोनों के ऊपर वाले की बात करूँ तो इन केस में क्या होता है, दोनों केस में आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट है वो क्या होते हैं, वो ऑटो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब अपने आप ही वो सस्पेंड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आपके फंडामेंटल राइट नहीं रहते। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब आर्टिकल 20 और 21 रहते हैं फंडामेंटल राइट। इसके बिना जितने फंडामेंटल राइट है सारे के सारे क्या होते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर आर्म्ड रिवेलियन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 359 कहता है कि फंडामेंटल राइट कैन सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट। उसमें ऑटो सस्पेंड हो जाते हैं, इसमें प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है। इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो मैं नोट में लिख रहा हूँ 20 एंड 21 आर्टिकल कैसे हैं, वो नॉन सस्पेंडेड है। वो क्या है, नॉन सस्पेंडेड है दोनों केसेस में। तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2 ही कंडीशन है, आर्टिकल 358 और 359, दोनों को छोड़ के इन दोनों कंडीशन में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये है आपके आर्टिकल 32 का 4th पॉइंट। आई होप कि आपको आर्टिकल 32 कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। 31 का पहला पॉइंट बताया, 2 बताया, 3, 4 चारों पॉइंट बता दिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको 5 रिट पढ़ाई, और रिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ईजिली समझ आती नहीं है बच्चों को। अगर बुक में देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा चलिए अब बचे हुए 3 आर्टिकल है वो भी पढ़ लेते हैं। क्लास तो खैर बहुत लंबा हो ही गया, कोई इशू नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 33। ये क्या है, ये क्या है आपका, मैंने आपको बताया भी था फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है, मतलब ये क्या है बेसिकली, ये क्या करता है, ये लिमिट द पावर ऑफ डिफेंस, लिमिट द पावर ऑफ डिफेंस। एक बार मैं लिख देता हूँ सारे पॉइंट फिर समझाता हूँ। चलिए ये देख लीजिए, ये एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट को लिमिट रखा गया, बहुत कम मात्रा में फंडामेंटल राइट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31, 33 एंड 34 क्या है, ये फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं लगते। ये बेसिकली क्या है, ये लिमिट करते हैं फंडामेंटल राइट को सारे। अगर डिफेंस की बात होती है तो डिफेंस के केस में आप लोग फंडामेंटल राइट यूज़ नहीं कर सकते। कोई एजेंसी या पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर मतलब जैसे पुलिस बनाई गई पब्लिक के लिए, ठीक है, पुलिस बनाई गई आपकी। उसके बाद आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये सारी किसके लिए, पब्लिक के लिए बनाई गई है, इंटरनल के लिए। जैसे एजेंसी ऑफ इंटेलिजेंसी है जिसमें आपका डिफेंस इंटेलिजेंस आता है, आईबी इंटेलिजेंस रॉ आता है, या एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इंडिया का। तो इन सब में फंडामेंटल राइट क्या है, ये इनकी लिमिट होती है, इनके ऊपर पार्लियामेंट्री लॉ बना सकता है।
और पावरों को लिमिट कर सकता है, पार्लियामेंट्री लॉ बना के पावरों को लिमिट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे मतलब आप कह सकते हो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एंड लिमिट द पावर। तो पार्लियामेंट लॉ बना के इनकी पावरें भी लिमिट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जैसे आर्मी एक्ट है, ठीक है, पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट बनाया गया है, ठीक है। और अगर चाहे देखो, अगर मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए और आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती, तो आप लोग केस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट नहीं लगता। क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है और आप ज़बरदस्ती छुट्टी मांग रहे हो, तो आपको मना किया जा सकता है, इसमें फंडामेंटल राइट नहीं लगता। क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसे बहुत सारे लॉ बना रखे हैं, इसलिए ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन माना जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट यहाँ पे यूज़ ना के बराबर है। ठीक है, इन सब में आप फंडामेंटल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के लोग एक साथ इकट्ठे होकर विद्रोह नहीं कर सकते, अगर किया जाएगा तो सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर नेक्स्ट की। ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 34 की। इसमें बात की जाती है मार्शल लॉ। इसमें बात की जाती है मार्शल लॉ, जिसमें बात होती है क्या, जैसे अलग अलग प्रकार के मतलब लॉ बनाए गए। ठीक है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जैसे इसमें भी ये बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एंड लिमिट फंडामेंटल राइट। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है एक कानून बनाया गया जिसका नाम है अफ्स्पा बोला जाता है इसको, AFSPA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लिखवा देता हूँ आपको, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में बनाया गया था ये। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी जो आर्म्ड फोर्स है इनको पावर दी जाती है कि जो आपकी आर्म्ड है कैन किल एनी सस्पिशियस पर्सन। किसी के ऊपर शक है तो इनके आधार पे भी क्या किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है। या ये वहाँ यूज़ होता है, ये वाला लॉ जब वहाँ पे लगता है जहाँ पे डेट एरिया वेयर कंडीशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है पूरी आर्म्ड फोर्स लगा दी जाती है। तो ये स्पेशल लॉ बनाया गया और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं देखता, ये फंडामेंटल राइट को लिमिट करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कहीं भी आर्म्ड फोर्स पूरी लगा दी जाती है, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्स के पास राइट होता है कि अगर किसी के ऊपर शक हो, वो शक के आधार पे भी क्या कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। तो बेसिकली ये सही तो नहीं होता, कुछ हद तक इसका मिसयूज़ भी कभी कभी होता है, लेकिन ये तब बहुत रेयरली लगती है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मतलब आप बेसिकली कह सकते हो कि आर्मी रूल वहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल भी बताया ऐसे लॉ का। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट क्या बोलती है कि आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फंडामेंटल राइट के ऊपर और इसको लिमिट कर सकती है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 35 की, आर्टिकल नंबर 35 की, तो आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है, ये कहता है कि ओनली पार्लियामेंट has right to enact legislation related to fundamental right। मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून बना सकती है, किसके लिए, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब पार्लियामेंट ही राइट, उनके पास ही राइट है जो इनके ऊपर फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून बना सकता है और उसको क्या कर सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको पता है आर्टिकल 17 के अंदर SC/ST एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया ये। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए। उसके बाद जैसे मैं बात करूँ आर्टिकल 34 में क्या बनाया आपका, मार्शल लॉ बनाया गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया? आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 35 क्या है? ये राइट है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून बना सकता है। किसके लिए? फॉर इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे आर्टिकल 17 के अंदर SC/ST एक्ट बनाया गया, आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ बनाया गया। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर थी। तो बेसिकली आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं बता भी देता हूँ फंडामेंटल राइट में। जो पहले राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिलीजन या राइट टू जो एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर राइट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट के अंदर जो रिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी होगी तो आपको अभी फंडामेंटल राइट में कोई भी डाउट्स बचा होगा। इसके MCQs आपको BMC क्लासेस विद अजय पे अब मिल जाएंगे जैसे ख़त्म हो गया। अब जो आगे टॉपिक है गाइज वो 2-2 लेक्चर में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। तो आपका जो बड़े बड़े टॉपिक है मैंने ख़त्म कर दिए। बेस आपका भी अच्छा हो चुका है, पॉलिटी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरी पॉलिटी के अंदर, या तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या हम लोग आपका आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए अपना। आज की क्लास थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमें ख़त्म करना था फंडामेंटल राइट को। अब इसी तरीके से आपकी पॉलिटी को बहुत जल्दी हम ख़त्म करेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन हाँ, जब अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियो के ऊपर तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन नहीं करता, ये रियलिटी है। क्योंकि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा। सो डैट आप लोग शेयर कीजिए ताकि जितने अच्छे व्यूज़ होंगे उतना अच्छा हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। इसके जो फंडामेंटल राइट के जो नोट्स हैं ये आपको फ्री बैच में मिल जाएंगे, जहाँ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका टेलीग्राम का नाम है BMC क्लासेस विद अजय। तो वो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।